यहाँ पर हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंश, जिसमें सबसे पहला है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। 1206 में डेथ हो जाती है किसकी? गौरी की, ठीक है, जिसको खोखर जनजाति के लोगों ने मार दिया, ठीक है। 1206 से और 1290 के बीच में जो है आपका क्या रहता है? दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासन रहता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी और इल्तुतमिश ने शमशी और बलवन ने बलवनी राजवंश की स्थापना की। मतलब आपके गुलाम वंश के अंदर भी 3 राजवंश थे, कुतबी, शमशी और बलवनी राजवंश, ये याद रखना है। इस प्रकार इन दोनों राजवंशों के संस्थापक सुल्तान बनने से पहले गुलामी से मुक्त हो चुके थे, ठीक है। जबकि आपका जो शमशी इल्तुतमिश है उसको तो मोहम्मद गौरी ने ही मतलब गुलामी से मुक्त कर दिया था। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान अथवा दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से और 1210 के बीच में इसने राज किया। पहला शासक था कुतुबुद्दीन, जिसने तुर्की साम्राज्य की स्थापना माना गया। मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेशों को विजित करके राज्य का अंग अवश्य बनाया, परंतु वह गौर का सुल्तान न था, न दिल्ली का। उसने खुद को सुल्तान नहीं मतलब बोला। ऐबक की मुख्य सफलता भारत के तुर्की राज्य को गौर और गजनी के सुल्तानों के स्वामित्व से मुक्त करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का प्रयास करना और गौरी की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई अस्थिर परिस्थितियों में उसे स्थायित्व प्रदान करना था। इस कारण उसे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था और उसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे, ठीक है। ममलुक का मतलब होता है वह गुलाम व्यक्ति जो स्वतंत्र माता पिता की संतान था, ठीक है। मतलब उसके माता पिता गुलाम नहीं थे, तो इसको खरीदा गया था, ठीक है। दास के रूप में जो है अजीज कूफी था, ठीक है, निशानपुर के काजी थे। उसने बचपन में इसको दास के रूप में खरीदा था। तुर्कों ने अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी, ठीक है। उत्तम सेवा करने के योग्य उनको बनाया जाता था। तो क्योंकि गुलामों का जो है काफ़ी महत्व था। क्या क्या महत्व था? जैसे इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में हुए अहिलवान के युद्ध के पश्चात खरीदा, ठीक है। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ने अहिलवान गुजरात के युद्ध के पश्चात खरीदा। वहीं इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और दिल्ली का सुल्तान भी बना। मतलब सिर्फ गुलाम को गुलाम की तरह से नहीं रखा जाता था। इसी प्रकार बलवन को इल्तुतमिश ने 1232 में खरीदा और उसी बलवन ने इल्तुतमिश की पुत्री से विवाह किया। बलवन ने इल्तुतमिश की एक पुत्री से विवाह किया। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने अपनी पुत्री का विवाह किया उसी से और अंत में स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। नसरुद्दीन महमूद से उसने अपनी पुत्री का विवाह किया बलवन ने, और बाद में वो खुद सुल्तान बना। मोहम्मद गौरी के योग्यतम सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक, यिल्दिज, नासिरुद्दीन कुबाचा उसके गुलाम थे, ठीक है। नीसापुर के काजी ने ऐबक को इस प्रकार की शिक्षा अपने पुत्रों के साथ प्रदान की थी। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके जो बच्चे थे उन्होंने जो है उसको बेच दिया ऐबक को। उसकी योग्यता के कारण उसकी मोहम्मद गौरी की दृष्टि उस पर पड़ी और ऐबक ने धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण अमीर अखनूर या अश्वशाला का अध्यक्ष का पद पा लिया, ठीक है। सबसे पहले उसने अमीर अखनूर अश्वशाला का अध्यक्ष का पद प्राप्त कर लिया। उस समय वह बहुत सम्मानित पद माना जाता था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1192 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को भारत का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के अवसर पर मोहम्मद गौरी के दिल्ली लाहौर का जो सारा क्षेत्र था वो भी उसी के अधीन था। गौरी का सहायक
ठीक है, ये कब कब उसका सहायक भी रहा था गौरी का। कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तराइन के द्वितीय युद्ध के अवसर पर वह गौरी के साथ था। ठीक है, और अजमेर और मेरठ आदि के स्थानों पर जो विद्रोह हुए उनको दबाया। दिल्ली पर उसने अधिकार किया, लेकिन मतलब उस समय राजधानी थी, लेकिन उसने बाद में उसको अपनी राजधानी नहीं रखा। जब वो खुद सुल्तान बन गया 1206 के बाद, 1194 में जब गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद से चंद्रावर नामक स्थान पर युद्ध किया, तब भी ऐबक उसके साथ था। उसके पश्चात अलीगढ़ को जीता, अजमेर के विद्रोह को दबाया, गुजरात को जीता, लूटा, राजस्थान के किलों को जीता, बुंदेलखंड के राजा को परास्त किया, कालिंजर, महोबा, खजुराहो पर अधिकार किया। ठीक है, इस तरीके से जो है उसने तुर्कों का आधिपत्य और राज्य विस्तार भी किया। शासक ऐबक, अब 1206 में मोहम्मद गौरी का वध कर दिया गया। उसका कोई पुत्र न था, उसकी मृत्यु अचानक हुई। इस कारण उसने साम्राज्य की एकता को कायम रखने के लिए उत्तराधिकारी को नियुक्त करने अथवा ऐसा कोई उसको अवसर नहीं मिल पाया। तो अब जिसके पास जो था वो उसी के पास रह गया। मृत्यु की सूचना पाकर लाहौर के नागरिकों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर आकर सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, लाहौर आकर अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए कहा। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। यद्यपि राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया। सिंहासन पर जब वो बैठा तो सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपल सहार की पदवियों से संतुष्ट रहा, जिन्हें अपने स्वामी से उसने प्राप्त किया था। ऐबक ने न अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, न अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने, जो कि उसका मतलब एक तरीके से भाई का बेटा था, गयासुद्दीन ने सुल्तान स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय जबकि ऐबक अपनी शक्ति को स्वयं इतना दृढ़ कर चुका था, उस समय उसको सुल्तान स्वीकार किया गया। तो नियम पूर्वक अपनी दासता से मुक्त भी 1208 में इसको प्राप्त हुई। उसके 1206 में लाहौर को अपनी राजधानी, अब इसने अपनी राजधानी 1206 में लाहौर को बना लिया और भारत पर जो है अपना, भारत की सत्ता में वह किसी से साझेदारी करने और न किसी के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार था। यह आरंभ से ही स्पष्ट हो गया था। वह अपने सभी सरदारों से वफादारी की आशा नहीं कर सकता था। क्या क्या कठिनाइयां थी हम ये देख रहे हैं। अब पहली बात तो वो विश्वास नहीं कर सकता था किसी के ऊपर। दूसरा, तुर्कों ने अफगानों से लेकर बंगाल तक के उत्तरी भारत के भूभाग को अपने पैरों तले, मतलब पैरों से रौंद अवश्य दिया था, परंतु उसके निर्विवाद स्वामी बनने का अभी असमर्थ थे। ठीक है। दूसरा, राजपूतों की शक्ति दुर्बल अवश्य कर दी थी, परंतु समाप्त नहीं हुई थी। तीसरा, ठीक है। चौथा जो है आपका चंदेल शासक और ये सब पुनः विजय के लिए, सॉरी ये तीसरा ही चल रहा है कि राजपूत जो है जहाँ जहाँ भी थे वहीं पर उन्होंने, जैसे कि हरिश्चंद्र ने फर्रुखाबाद में, चंदेल शासक ने कालिंजर के अंदर, और गढ़वाल राजा जो था उसने बंदायू और ये सब मतलब जीत लिए थे। ग्वालियर पुनः जीत लिया प्रतिहारों ने। बंगाल के खलजी सरदार वहाँ पर जो है उन्होंने दुर्बल कर दिया था। तो इस तरीके से राजपूत भी जो है अपनी ताकत वापस गेन कर रहे थे। अब आ जाता है चौथा समस्या क्या थी। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी उसके जो दूसरे दास थे गौरी के, जिसके अंदर ताजुद्दीन यिल्दिज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से था। जो यिल्दिज ने गजनी को अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उसकी पुत्री का विवाह ऐबक से हुआ था और वह ऐबक को अपने अधीन तथा गौरी के भारत के राज्य पर अधिकार मानता था। कुबाचा उच्च का सूबेदार था। यिल्दिज की एक पुत्री और ऐबक की एक बहन से उसने विवाह किया था, मतलब वैवाहिक संबंध थे। इस तरीके से वो भी दिल्ली पर अपना अधिकार मानता था। तो 3 गुलाम हैं गौरी के, यिल्दिज, ऐबक और कुबाचा, तीनों दिल्ली पर अपना अधिकार मानते हैं। प्रोफेसर हबीबुल्ला और श्रीवास्तव ने लिखा है कि गौरी ने ऐबक को अपना भारतीय राज्य का संरक्षक नियुक्त किया था और उसे मलिक की उपाधि दी थी और उसकी इच्छा थी कि ऐबक भारत में उसका उत्तराधिकारी बने, परंतु प्रोफेसर
के निजामी जो हैं वो इस विचार से सहमत नहीं है। उनका कहना था कि गौरी की मृत्यु के पश्चात जो है सबका उत्तराधिकार बराबर था और सबकी स्थिति समान थी। उसके बाद में जो आपके निजामी हैं, निजामी का जो कथन है सत्य से अधिक निकट दिखाई देता है कि ऐबक को स्वतः ही भारत का तुर्की राज्य प्राप्त नहीं हो गया था, बल्कि उसे उसके लिए कौशल युद्ध से प्रयत्न करना पड़ा था। ठीक है, अगला आता है ऐबक की कठिनाई यिल्दिज और कुवाचा की प्रतिस्पर्धा तक ही सीमित नहीं थी। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, ख्वारिज्म के जो शाह थे उनकी भी शक्ति बढ़ रही थी, जिन्होंने बाद में जो गजनी है उस पर भी आक्रमण करके अधिकार कर लेंगे। वो एक बहुत बड़ा खतरा था। ख्वारिज्म की नज़र गजनी पर थी और यिल्दिज की शक्ति का मुकाबला करने में समर्थ हो रहा था। ऐसी स्थिति में यदि गजनी ख्वारिज्म का अधिकार हो जाता तो दिल्ली पर भी उसका दावा हो सकता था। इस कारण ऐबक की एक मुख्य कठिनाई भारत के राज्य को मुख्य एशिया की राजनीति से पृथक करना। तो ये भी वो चाहता था कि किसी तरीके से जो ख्वारिज्म है उनसे भी गजनी को बचा लिया जाए। ऐबक का अब क्या है, उसे क्या क्या कार्य किए। ऐबक का मुख्य कार्य स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व को कायम रखना था। ठीक है, दूसरा कौशल और कूटनीति के साथ कार्य करना था। तुर्की सरदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाना था। अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया इसीलिए उसने। ठीक है, और खुद जो है यिल्दिज की पुत्री से विवाह किया। कुबाचा ने उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया। ठीक है, यिल्दिज की तरफ से खतरा था अभी। एक कारण ऐबक सर्वदा ही लाहौर में रहा, इसी वजह से जो है इसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई। फिर था जो गयासुद्दीन था ने यिल्दिज को दास्ता से मुक्त करके गजनी का शासक स्वीकार कर लिया था। गयासुद्दीन जो गौरी का वंश का था। ख्वारिज्म के दबाव के कारण यिल्दिज को गजनी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसे युद्ध में परास्त करके पंजाब को छोड़ने के लिए भी बाध्य किया गया, परंतु गजनी उस समय आरक्षित था। संभव था कि ख्वारिज्म शाह उस पर अधिकार कर लेता। गजनी के नागरिकों ने ऐबक को आने के लिए निमंत्रण भेजा। ऐबक ने आगे बढ़कर गजनी पर अधिकार भी कर लिया, परंतु गजनी के नागरिक उससे संतुष्ट न रहे और उन्होंने यिल्दिज को आमंत्रित कर दिया और 40 दिन पश्चात ही गजनी को छोड़ने के लिए वह बाध्य हो गया। इस प्रकार ऐबक का गजनी का अभियान सफल होते हुए भी स्थायी लाभ न दे सका। अगला है बंगाल की तरफ। बंगाल के दूरस्थ सूबे जो थे इक्ता, वहाँ ऐबक उससे बहुत परेशान था। वहाँ पर बख्तियार खिलजी के हत्यारे जो अमील दर्न खां को खिलजी सरदारों ने कैद कर लिया था और उन्होंने मोहम्मद शेरा को इस शर्त पर गद्दी पर बैठाया था कि वह दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो अब उसकी समस्या ये थी, अब जो ये अलीम दर्ज खां था वो भागकर ऐबक के पास पहुंच गया। ऐबक ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ऐबक के सरदार कैमज रूमी के निरंतर प्रयास और युद्ध के पश्चात ही मतलब जो अली मर्दन खां को बंगाल का सूबेदार बनाया जा सका और बंगाल दिल्ली की अधीनता में हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर बंगाल को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया। ठीक, ऐबक को राजपूतों की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला और न साम्राज्य विस्तार की नीति को वो अपना सका। राजपूतों ने कुछ स्थान उससे छीन लिए, ये हम देख चुके हैं, जैसे कि आपका चौगान, और लास्ट में जो है चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। ठीक है, और उसको लाहौर में ही दफनाया गया, वहीं पर एक स्मारक बना दी गई ऐबक को। अब इसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं कि ठीक है, तुर्कों का संस्थापक था भारत के अंदर, उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखा, किसी के साथ समझौता नहीं किया। ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलामों में योग्यतम गुलाम सिद्ध हुआ। हबीबुल्लाह कहते हैं कि उसमें एक तुर्क का साहस और ईरानी की उदारता थी, सुसभ्य मिश्रित थी। ठीक है, और हसन निजामी कहते हैं कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था, उसने राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। मिनहाज लिखते हैं कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय बादशाह था, वो बहुत दानशील था और उसकी उदारता के लिए उसे लाख बख्श
मतलब लाखों का दान देने वाला पुकारा गया। फरिश्ता ने भी ऐसा ही लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रसन्नता करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। तो मिनहाज और फरिश्ता ने मतलब उसकी दानशीलता की प्रशंसा की है। हसन निजामी ने उसकी न्यायप्रियता की और हबीबुल्लाह ने जो है उसकी उदारता और तुर्की साहस की। हसन निजामी और फ़क्र ए मुदबिर ने उसका संरक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, हसन निजामी और फ़क्र ए मुदबिर ने संरक्षण प्राप्त किया था और अपने ग्रंथ उसको समर्पित किए थे, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। हसन निजामी, फ़क्र ए मुदबिर संरक्षण और अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। इसने कुव्वातुल इस्लाम और अजमेर के, कुव्वातुल इस्लाम जो है दिल्ली में मस्जिद बनाई थी और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद बनाई थी, जो कि एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाई गई थी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने मतलब शुरू करवाया था। ऐबक में व्यवहारिक बुद्धि थी, साथ ही उसमें कूटनीतिज्ञता का भी अभाव न था। अगला आ जाता है आपका इल्तुतमिश। अब 1210 में डेथ हो गई है आपके कुतुबुद्दीन की। अब 1211 में और 1236 तक जो है कौन रहेगा? इल्तुतमिश रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। वास्तव में दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी गौर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की। ठीक है, तो इसको हम पहला तुर्क सुल्तान कह सकते हैं दिल्ली का। कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान बना। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार जो यल्दिज था और कुबाचा को समाप्त किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोल आक्रमण से बचाया था, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया था, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था, दिल्ली को तुर्क राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया था और अपने नाम के सिक्के चलाए थे। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ना अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, ना सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी, ना अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था। और उसको 1208 में जो है सुल्तान गयासुद्दीन ने मान लिया था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। इस कारण वह गुलाम का गुलाम था, परंतु अपनी योग्यता के कारण उसने अपने स्वामी से पहले दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। मोहम्मद गौरी ने अपने समय में ही उसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। सिंहासन पर बैठने के समय वह गुलाम नहीं था। योग्यता का परिणाम था कि जबकि गौरी ने अपने सबसे अधिकतम विश्वास पात्र और योग्य गुलामों जैसे यिल्दिज, कुवाचा और ऐबक को भी दास्ता से मुक्त नहीं किया था, इल्तुतमिश को कर दिया था। ये इसका वंश था शमशी वंश और ये ऐबक का दामाद था। उस समय में जबकि शासन पर वंशानुगत अधिकार की परंपरा स्थापित नहीं हुई थी, तलवार की शक्ति से ही शासकों का निर्णय होता था। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त हुआ, इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का। मतलब एक आराम शाह था, एक और मतलब उसको लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था, वहीं इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का प्राप्त था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इल्तुतमिश आराम शाह के, आई थिंक यहाँ पेज मिसिंग है। इल्तुतमिश को इन कार्यों के लिए पूर्ति के लिए प्रयत्न करने पड़े। ठीक है, और एक सेकंड, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात जो है सरदारों में उसके पुत्र, मतलब जो आराम शाह था वो कुतुबुद्दीन का पुत्र था। उसने भी दावेदारी की थी, लाहौर की गद्दी पर वो बैठा था। और बंदायूं के सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश था। इन दोनों के बीच में टसल हुई, आराम शाह पराजित हुआ और उसे मार दिया गया। 8 माह के पश्चात हो गया और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना।